कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नींद का आखिरी कमरा। प्रस्तावना। रात की खामोशी में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो इंसान की नींद ही नहीं, उसकी जिंदगी भी बदल देती हैं। कभी कभी हम सोते हैं और हमारे सपने चलकर किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और कभी कोई सपना चलकर हमारे कमरे में आ जाता है। ये कहानी उसी रात से शुरू होती है जहां नींद और जागने के बीच एक ऐसा दरवाजा खुला था जो शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। अध्याय 1। पुराना घर, पुरानी थकान। शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा, पहाड़ों की ढलान पर फैले पुराने पेड़ों के बीच। ठंडी हवा, कम लोग और बहुत ज्यादा खामोशी। वही कस्बा जहां आर्यन अपने काम से थककर सिर्फ आराम करने आया था। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी थी, मानो दिमाग में बहुत दिनों से जमा हुआ धुआं अब कांच फोड़कर बाहर आना चाहता हो। एक पुराना मकान किराए पर मिल गया, सस्ता भी और एकदम सुनसान भी। उस घर के बारे में एक बात हर कोई कहता था, सुनसान जरूर है, पर रात में खिड़कियां मत खोलना, हवा नहीं आती वहां, कुछ और आता है। आर्यन ने हंसकर अनसुना कर दिया। उसे सिर्फ नींद चाहिए थी, बस नींद। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी घर में नींद ही उसका पीछा करना शुरू कर देगी। अध्याय 2। पहली रात का अजीब सपना। पहली रात जब वो सोने गया तो एक बेहद अजीब सपना देखा। वह किसी लंबी सी गलियारे में चल रहा था। गलियारा बिल्कुल खाली, दूर एक पीली रोशनी वाला कमरा और दरवाजे पर किसी के चलने की हल्की आवाजें। सपने में उसे लगा कि कोई उसे उस कमरे तक ले जा रहा है, बुला रहा है। जैसे ही वो करीब पहुंचा, कमरा बंद हो गया, ठक, और उसकी नींद टूट गई। आर्यन ने करवट बदलते हुए राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सपने में जो आवाजें थीं, वही आवाजें अभी भी कमरे में थीं। टिक टिक टिक, मानो किसी पुरानी दीवार वाली घड़ी की टिक टिक, लेकिन कमरे में कोई घड़ी ही नहीं थी। अध्याय 3। खिड़की का पर्दा हिल क्यों रहा था। रात लगभग 2:40 हुई थी। हल्की हवा चली पर खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। आर्यन डरपोक नहीं था, लेकिन ये घर उसके मन में धीरे धीरे कुछ बैठा रहा था। वो उठकर खिड़की के पास गया, पर्दे को पकड़ा, बाहर झांका, कुछ नहीं। लेकिन उसे पहली बार लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, बहुत नजदीक से, बहुत देर से। अध्याय 4। दिन में भी उस कमरे की हवा ठंडी थी। अगली सुबह उसने घर का चक्कर लगाया। एक कमरा कोने में था, जिसका दरवाजा बेहद पुराना, धूल भरा और टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे कई बार अंदर से खोलने की कोशिश की हो। दरवाजा हल्का सा खुला था। आर्यन ने उसे धक्का दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा। सूरज की रोशनी बाहर चमक रही थी, लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल नहीं जाती थी। अजीब बात यह थी कि कमरे की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, इतनी कि उसके हाथ कांप गए। उसने सोचा शायद ये घर पुराना है, हवा अटकी रहती होगी। पर फिर उसे दीवार पर एक लाइन उकेली दिखी, जो यहां सोता है वो लौटकर नहीं जगता। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। अध्याय 5। मकान मालिक ने कुछ कहने की कोशिश की। दोपहर में मकान मालिक आया, एक बुजुर्ग आदमी, थका हुआ, डर से भरा हुआ चेहरा। आर्यन ने मजाक में पूछा, इस कोने वाले कमरे में क्या है, बहुत ठंडा है। बुजुर्ग ने तुरंत नजरें फेर लीं। उस कमरे से दूर रहो, उसे बंद ही रखा करो। आर्यन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग का जवाब सिर्फ इतना था, कुछ कमरे खाली नहीं होते बेटा, उनमें कोई सोता रहता है। आर्यन हंसा, मतलब? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, उस कमरे में किसी की आखिरी नींद है, और बिना कुछ कहे चला गया। अध्याय 6। दूसरी रात की शुरुआत। दूसरी रात आते आते हवा में एक अजीब नमी भर गई। आर्यन बिस्तर पर लेटा ही था कि वही आवाजें फिर आने लगीं। टिक
खट फट सरसर कोई उसके कमरे की दीवार पर चल रहा था। फुसफुसाहटें इतनी हल्की कि सिर्फ उसका नाम जैसा महसूस हो। सुन रहे हो? आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद से कहा, ये नींद की वजह से है या तनाव की। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो तनाव नहीं, हकीकत था। वो कोने वाला कमरा, जिसका दरवाजा उसने सुबह बंद किया था, धीरे धीरे खुद खुल रहा था। अध्याय 7। कमरे में कोई सो रहा था। दरवाजा पूरा खुला, हवा नहीं चली थी, फिर भी उसका पर्दा जमीन पर घिसता हुआ अंदर की ओर घसीटा गया, मानो किसी ने उसे पकड़कर भीतर खींचा हो। आर्यन कांपते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर कदम रखते ही उसके पैरों के नीचे कुछ आवाज आई। पुरानी चटाई, जिस पर कोई भारी चीज या कोई इंसान कई घंटे लेटा रहा हो। कमरे के बीच में एक चारपाई थी, धूल से भरी, टूटी हुई। पर चौंकाने वाली बात यह थी, चारपाई के बीच में गद्दे के निशान थे। किसी ने यहां कल रात लेटकर सोया था, तभी धूल हटकर गहरी आकृति बन गई थी। लेकिन यह तो खाली कमरा था, यहां कोई रहने वाला नहीं था। तो फिर कल रात कौन सोया था? अध्याय 8। नींद वापस नहीं आई। उस रात आर्यन सो नहीं सका। उसने हर आवाज सुनी, हर सरसराहट, हर खटखटाहट, हर फुसफुसाहट। और सबसे डरावनी आवाज थी उस कमरे से आती धीमी सांसों की आवाज, मानो कोई वहां लेटा हो और गहरी नींद में सांसें ले रहा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा बंद किया और खुद को कंबल में छिपा लिया। पर आवाजें बंद नहीं हुईं। सारी रात उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा था, धीरे धीरे उसके बिस्तर तक आ रहा था और उसके चेहरे के बहुत करीब झुककर उसे खोज रहा था। कमरा फिर उसी अजीब सन्नाटे से भरा था, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अर्जुन जब दोबारा उस रहस्यमय कमरे में पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो चुकी है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी सांसों पर बैठी हो। दीवारें पहले जैसी धुंधली नहीं थी, अब उन पर उभरी हुई अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर निशान बनाए हों। अर्जुन ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। ठंडी, बर्फ जैसी, और एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसके स्पर्श से पूरी दीवार धड़क उठी हो। धक धक धक। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। ये जगह जिंदा है? ये विचार आते ही उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। कमरे के बीच पड़ा वही पुराना लोहे का बिस्तर अब जरा सा खिसता हुआ लग रहा था। अर्जुन को याद था, पहली बार आने पर बिस्तर दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था, लेकिन अब जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। बिस्तर की लोहे की सलाखों पर उभरी हुई उंगलियों जैसी निशानियां थी, ताजी, काली, जली हुई। अर्जुन का दिल एक पल को रुक सा गया। कौन या क्या यहां था? जैसे ही वो और आगे बढ़ा, कमरे के कोने में रखी लकड़ी की छोटी टेबल से टक 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 की आवाज आने लगी, धीमी फिर तेज। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ मोड़ी। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, लेकिन ये वही डायरी नहीं थी जो उसे पहली बार मिली थी। ये कुछ और थी, ज्यादा भूरी, ज्यादा सड़ी हुई, और खुद ही हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके अंदर लिख रहा हो। अर्जुन के पैरों ने मानो उसके आदेश मानने से इनकार कर दिया था, फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। डायरी अचानक शांत हो गई। वह उसे उठाने ही वाला था कि पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा भर गया, पूरी तरह। सिर्फ अर्जुन की टॉर्च की हल्की कांपती किरण बची थी। और फिर अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? अर्जुन का खून जम गया। आवाज बिल्कुल पास से आई थी, लेकिन कमरे में कोई था नहीं। उसने कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई और तब उसने देखा, कमरे की दीवार पर छाया उभर चुकी थी। वो छाया किसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत लंबी, असामान्य रूप से टेढ़ी और सिर के पास धुएं जैसी परतें फड़फड़ा रही थीं। वो छाया धीरे धीरे दीवार से अलग होने लगी और जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आई, टेबल पर रखी डायरी अपने आप खुल गई।
पन्ने तेजी से पलटने लगे। फट 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 फट। कुछ लिख रहा था, खुद। अर्जुन ने ध्यान से देखा। एक वाक्य बार बार उभर रहा था, जब सच आएगा, जागना नामुमकिन होगा। अर्जुन कांप गया। एक पल में हवा जम गई और उसके पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। छाया अब कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसके भीतर एक काला खाली चेहरा, जिसके बीचों बीच बस एक लाल बिंदु चमक रहा था। वह बिंदु धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे आंख खुल रही हो। अर्जुन चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। कमरे ने उसकी आवाज निगल ली थी। अर्जुन पीछे हटने लगा, बिस्तर से टकरा गया, और तभी फिर वही आवाज, तू जाग नहीं सकता क्योंकि तू आया ही सपने के दरवाजे से है। अर्जुन की सांस रुक गई। वह समझ नहीं पा रहा था। मैं सपना देख रहा हूं। छाया पास आई। उसका काला चेहरा बिल्कुल सामने था। ये सपना नहीं, वह बोली। ये नींद का आखिरी कमरा है, जहां जो एक बार आए वह सच और सपना दोनों खो देता है। अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन जैसे पिघलने लगी। कमरा घूमने लगा, दीवारें बदलने लगीं। अब वे कमरे नहीं बल्कि किसी अस्पताल के गलियारे जैसी दिख रही थीं। अर्जुन को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं, तेज, अनियमित। और फिर उसने बेहद चौंकाने वाली चीज देखी। एक अस्पताल का बेड, और उस बेड पर कोई लेटा हुआ था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, आंखें बंद, दिल की मशीन की धीमी बीप। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने चेहरा देखा। वह वही था। उसे अपने ही शरीर को बेड पर देखना उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। ये क्या? छाया उसके बगल में खड़ी थी। तू कोमा में है अर्जुन, और यहां इस कमरे में तू धीरे धीरे सच की तरफ खींचा जा रहा है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसमें से आर पार चला गया। अर्जुन डर और सदमे से लगभग टूट चुका था। तभी छाया ने कहा, अगला दरवाजा ही तय करेगा कि तू वापस जागेगा या हमेशा यहीं फंस जाएगा। कमरा फिर बदलने लगा। फर्श पर एक चमकता हुआ लाल दरवाजा उभर आया। कमरे में दाखिल होते ही रमेश को सबसे पहले जो महसूस हुआ वो थी सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें जैसे किसी की भारी सांसें भी छिपी हों। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स उसे यूं घूर रही थीं जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रही हों। टॉर्च की गर्म रोशनी बिखेरते हुए वो धीरे धीरे अंदर बढ़ा। कमरे के कोने में वही लोहे की अलमारी थी जिसका जिक्र मकान मालिक ने किया था। इस अलमारी को किसी कीमत पर मत खोलना। पर डर और जिज्ञासा हमेशा इंसान को वहीं ले जाते हैं जहां उसे नहीं जाना चाहिए। रमेश अलमारी के पास गया। अलमारी पर पुरानी खरोचें थीं, जैसे किसी ने अंदर से बार बार इसे खोलने की कोशिश की हो। उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत टॉर्च मोड़ी। कुछ नहीं, बस हवा, धूल और वही पुराना दर्द। तभी उसे अलमारी के नीचे फर्श पर कुछ उभार दिखा। वो झुका और देखा, लकड़ी हल्की सी उभरी हुई थी, जैसे नीचे कोई खोखली जगह हो। दिल तेज धड़कने लगा। उसने उंगलियों से धीरे धीरे लकड़ी की पट्टी उठाई। नीचे एक काला गहरा गड्ढा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें निगलती चली जा रही थी। और फिर उस गड्ढे के नीचे से आवाज आई, तुम लौट आए। रमेश पीछे हट गया। टॉर्च हाथ से गिर पड़ी। आवाज और साफ हो गई, मानो कोई बहुत पास से बोल रहा हो। सांसें रुकने लगीं। गड्ढे के अंदर किसी ने हलचल की, जैसे कोई इंसान रेंग कर ऊपर आ रहा हो। रमेश भागने के लिए पीछे हटा, तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पेंटिंग पर गई। अब उस पेंटिंग में चेहरा हिल रहा था और उसकी आंखें रमेश पर टिक चुकी थीं। कमरे में अब सिर्फ एक ही आवाज थी, गड्ढे से आती धीमी फुसफुसाहट, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। रमेश का शरीर जम गया। अब उसे समझ आ रहा था कि यह सिर्फ एक कमरा नहीं, ये किसी की कैद है, और उसकी नींद अब सिर्फ उसकी नहीं बची थी। कमरा अचानक पहले से भी ज्यादा ठंडा लगने लगा था। आरव ने अपना हाथ दीवार पर रखा। दीवार कांप रही थी। हाँ, बिल्कुल सांस लेती हुई दीवार की तरह। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था, जहां फर्श पर एक हल्का सा घेरा बना हुआ था, जैसे किसी ने वहां सालों तक खड़े होकर इंतजार किया हो। उसकी सांसें भारी होने लगी। उसकी आंखों के सामने वही सपना फिर तैरने लगा। वही बंद कमरा, वही धुंध और वही आवाज,
जागो मत, वरना दरवाज़ा खुल जाएगा। आरव ने कांपते हुए कहा, अब खुलना ही चाहिए, वरना मैं कभी जाग नहीं पाऊंगा। इतना कहते ही दीवार में एक महीन सी दरार फैलने लगी। दरार के उस पार से हल्की सी रोशनी झलकने लगी, धीमी, धड़कती हुई, जैसे कोई दिल। अचानक उस कमरे में रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ एक ही चीज थी, एक टूटी हुई घड़ी, जिसकी सुइयां बिल्कुल उसी वक्त पर अटक गई थी जब आरव पहली बार इस सपने में गिरा था। 0312 AM। वह घड़ी उठाते ही पूरा कमरा हिलने लगा। अब आवाज साफ थी, समय वही रुका है जहां तुमने मुझे छोड़ा था। आरव ने डरते डरते पूछा, कौन कौन हो तुम? फर्श पर बना घेरा धीरे धीरे काला होने लगा, जैसे किसी ने स्याही गिरा दी हो। उस स्याही से उठते धुएं में एक आकृति बनने लगी। चेहरा नहीं, बस एक धुंध, जिसमें 2 चमकती आंखें थीं, गहरी, थकी हुई और बेहद उदास। आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिससे तुमने आखिरी बार कहा था कि कल मिलते हैं, और फिर कभी लौटे ही नहीं। आरव के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वह चीखा, नहीं, ये सच नहीं, तुम तो। धुंध ने उसे बीच में ही रोक दिया। हाथ से उस कमरे में नहीं हुए थे। जो खो गया था वो तुम थे। कमरे की दीवारें अब पिघलने लगी। सब कुछ धुंध में बदल रहा था। सिर्फ एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, वह दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था, अब पूरा खुल चुका था। दरवाजे के बाहर वही रात खड़ी थी, बारिश, सड़क और एक टूटी हुई साइकिल। आरव की यादें झरने की तरह गिरने लगी। कुछ साल पहले की वह रात, जब वह घर लौटते वक्त किसी से मिलने का वादा करके निकला था, लेकिन सड़क के मोड़ पर एक दुर्घटना हुई थी। आवाज फिर बोली, तुम यहीं अटके हुए थे, नींद और मौत के बीच के आखिरी कमरे में। आरव के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह बोला, तो अब मैं क्या करूं? धीरे धीरे वह धुंध उस पर हाथ रखती हुई बोली, अब जाग जाओ, तुम्हें अभी बहुत रास्ते तय करने हैं और बहुत लोग हैं जो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अगले पल सारा कमरा टूटकर अंधेरे में डूब गया और आरव ने बहुत समय बाद पहली बार अपनी आंखें खोली। वह अस्पताल के बेड पर था। डॉक्टरों की आवाज़ें, परिवार की रोती हुई आवाज़ें और उसकी घड़ी जिसकी सुइयां फिर चलने लगी थी। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, मैं लौट आया हूं। कहीं दूर उस आखिरी कमरे का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था।